नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और जैसा कि आप जानते हैं, मैं दिवाली की छुट्टियों में अपने गृह नगर जमशेदपुर आया हुआ हूं और इस वक्त मैं जमशेदपुर के एक बहुत ही प्राइम और खूबसूरत लोकेशन में बैठा हूं, जिस जगह को आप जो है यहाँ बगल में सर दोराबजी टाटा पार्क है और मेरे सामने किनन स्टेडियम है, इधर मोहन आहूजा बैडमिंटन स्टेडियम है और मेरे लेफ्ट साइड में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है। तो ये एक बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है उसका ये हब है। यहाँ जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहाँ इंडियन सॉकर लीग यानी आईएसएल के मैचेस होते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही प्रोमिनेंट और खूबसूरत जगह पर मैं आज बैठा हूँ। लेकिन आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको बताने वाला हूँ, उसका ताल्लुक झारखंड से नहीं, बल्कि यहाँ से काफ़ी दूर केरल से है। केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही एक खूबसूरत छवि जो है केरल की बात चलते ही दिमाग में उभरती है, जिसमें बैक वाटर, हाउस बोट और नारियल के लंबे लंबे पेड़, ये सब जो है वो जहन में दिखाई देते हैं, उभरते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, ठीक इसी तरह खूबसूरत केरल भी जुर्म की वारदातों से अछूता नहीं है। तो आज मैं आपको केरल की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री बताने जा रहा हूं, जिसमें एक छोटा सा क्लू, एक छोटी सी बात या कह लें एक छोटा सा सुराग किस तरह से इस मामले को क्रैक करने के में पुलिस के लिए मददगार साबित हुआ, उसको आप नोटिस करेंगे, उसको आप रियलाइज करेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना केरल के कन्नूर की है। कन्नूर में एक जगह है पनूर, और इसी पनूर में ये घटना हुई। हुआ यूं कि 22 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे पनूर के एक मकान में, जो लोग उस मकान में रहते हैं, वो लोग किसी काम से बाहर गए थे। वो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर जो तस्वीर या अंदर जो मंजर उनको दिखाई दिया वो बहुत ही डरावना था। घर के अंदर बेडरूम में उसी घर की लड़की की लाश पड़ी थी, 23 साल की विष्णु प्रिया की लाश। और लाश जो है उसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। ये जो लड़की थी, उसे बहुत विभत्स तरीके से कोई ब्रॉड डे लाइट में यानी दिन दहाड़े उसकी हत्या करके चला गया था। और जब ये बात घर वालों ने देखी, नोटिस की, तो जाहिर है घर वालों को बहुत तकलीफ भी हुई और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फिर बात पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और पुलिस ने भी जिस ब्रूटलिटी से, जिस जघन्य तरीके से लड़की की हत्या की गई थी, उसे देखकर घबरा गई। लेकिन पुलिस का तो काम ही है इस तरह के केसेस को हैंडल करना। पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर किया, मौका वारदात की कुछ तस्वीरें उतारी और लड़की जो है, अब मैं उसकी पहचान बताऊं, 23 साल उसकी उम्र थी, विष्णुप्रिया नाम है। और विष्णुप्रिया जो है एक प्राइवेट मेडिकल लैब में काम करती थी, क्योंकि वो फार्मासिस्ट थी। और इस रोज, जिस रोज उसकी हत्या हुई थी, वो रोज की तरह घर से निकली थी अपने काम पर, और घर में उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी पूर्वज की बरसी के पूजन समारोह में गए थे, यानी बरसी का जो रिचुअल होता है, जो परंपराएं होती हैं, उसमें गए थे। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बेटी जो ऑलरेडी काम पर गई हुई थी, उसकी लाश घर में पड़ी हुई है। तो जब तफ्तीश पुलिस ने आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि विष्णुप्रिया जब रास्ते में थी तब उसे किसी रिलेटिव के मरने की जानकारी मिली, उसके मौत की खबर मिली। तो विष्णुप्रिया बीच रास्ते से ही ऑफिस जाने की जगह, अपने लैब जाने की जगह वापस आ गई, और जब घर में आकर वो चेंज कर रही थी, इसी वक्त कातिल जो है अंदर दाखिल हो गया था, घुस गया था, और वो हत्या करके विष्णुप्रिया की जान लेकर वहां से चला गया। लेकिन जिस तरह से विष्णुप्रिया की हत्या की गई थी, उसे देखकर यह साफ था कि यह मामला लूटपाट का तो नहीं है, बल्कि रंजिश या दुश्मनी जैसी कोई बात जरूर है, क्योंकि विष्णुप्रिया के शरीर पर चाकू और हथौड़े के कम से कम 18 जख्म थे और उसका गला बुरी तरह से काटा गया था। आप कह सकते हैं कि 75% ऑफ द थ्रोट जो है वो काट कर बॉडी से अलग कर दिया गया था। तो इस तरह की ब्रूटलिटी, इस तरह की निर्दयता जो है वो दुश्मनी के मामलों में ही होती है। तो बहरहाल पुलिस ने तफ्तीश चालू की और पुलिस को ये सारी बातें उस दिन की पता चली, विष्णुप्रिया गई कहाँ थी, कब लौटी। पुलिस को मौका वारदात पर जो है विष्णुप्रिया का मोबाइल फोन भी मिला और पुलिस ने यह तय किया कि वो मोबाइल फोन को भी एग्जामिन करेगी, ताकि ये पता चले कि इस कत्ल का कोई लीड या जो कातिल है उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिले। पुलिस ने मोबाइल फोन की तो खैर जांच शुरू की, साथ में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उन्होंने एक लड़के को
इनके घर के अगल बगल में मंडराते हुए देखा था और उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस लड़के ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और सिर पे एक लाल कैप था, तो कुल मिलाकर उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और उसको आइडेंटिफाई कर पाना, चेहरा देख पाना सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है वो नामुमकिन था। लेकिन जो मोबाइल फोन था उससे पुलिस को क्लू मिलने की उम्मीद थी और पुलिस ने जब उस मोबाइल फोन को चेक किया तो पुलिस ने देखा कि विष्णुप्रिया का जिस वक्त कत्ल हुआ, पोस्टमार्टम में कत्ल का जो टाइम फ्रेम है वो भी पता चल जाता है। ये जानकारी बिल्कुल आप लोगों को होगी कि एक्सपेक्टेड जो एक रफ टाइम है, मतलब अप्रोक्स टाइम जिसे कहते हैं, वो पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो जाती है। तो कत्ल जो है तकरीबन 11:30 बजे के आसपास किया गया था। तो पुलिस ने जब मोबाइल फोन की जांच की विष्णुप्रिया की, तो पुलिस ने यह नोटिस किया कि विष्णुप्रिया का जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो एक व्हाट्सएप कॉल पर थी और वो किसी से बात कर रही थी। पुलिस ने उस नंबर पर जो है बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनसे पूछताछ करने की शुरुआत की। तो विष्णुप्रिया एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रही थी। अब पुलिस ने उस आदमी को कांटेक्ट किया तो उस आदमी से पुलिस को एक बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस मिला। उस आदमी ने पुलिस को यह बताया, वो विष्णुप्रिया का एक दोस्त था। उस दोस्त ने ये बताया पुलिस को कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास विष्णुप्रिया अचानक ये कहते हुए चीखने लगी थी कि श्यामजीत घर आ गया है, फोन रखो। अब पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने श्यामजीत के बारे में पता करना शुरू किया। थोड़ी सी तफ्तीश से ही पुलिस को यह पता चला कि मनंतरी एक जगह है केरल में ही, कनूर के पास, और वहां का रहने वाला एक नौजवान है श्यामजीत। उसके साथ विष्णुप्रिया के जो है वो पहले रिश्ते थे, आप ये कह सकते हैं कि दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। और जिस वक्त विष्णुप्रिया का कत्ल हुआ उसने श्यामजीत को अपने घर में देख लिया था और वो जोर से चिल्लाई थी कि श्यामजीत आ गया, तुम फोन रखो। ये आखिरी बात जो है वो पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई और पुलिस ने श्यामजीत को थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों में रदर इंटरसेप्ट कर लिया और उसे पकड़ लिया। पहले तो वो हिला हवाली करता रहा, विष्णुप्रिया का कत्ल करने या उसके घर जाने की बात से इनकार करता रहा। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने उसे दिखाया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ जो है हमारे पास बहुत पुख्ता प्रमाण है, सीसीटीवी में तुम्हारी तस्वीर नजर आ रही है, तो श्यामजीत टूट गया और उसने लड़की का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। ये कत्ल जो है श्यामजीत ने सिर्फ शक के मारे या यूं कहें कि ब्रेकअप के खुंदक में कर दिया था। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल है श्यामजीत की, और श्यामजीत और विष्णुप्रिया के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन थे, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद से वो बहुत ही खार खाए हुए बैठा था और वो विष्णुप्रिया की हत्या करना चाहता था, मौके की ताक में था, लगातार उसका पीछा कर रहा था। लेकिन ये तो मोटिव की बात हो गई, कत्ल की बात भी हो गई, लेकिन इस कत्ल को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो जानेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि वाकई लोगों का दिमाग जो है नेगेटिव एरिया में भी कितना लोग सोचते हैं, और मतलब कितनी, जिसे कहते हैं ना, कितना आक्रोश लोगों के मन में कई बार भर जाता है, वो इस घटना को सुनकर आपको पता चलेगा। श्यामजीत ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खुद अपने हाथों से एक डबल एज्ड चाकू बनाया था, यानी दोधारी तलवार कहते हैं ना, ये दोधारी चाकू उसने एक तैयार किया था, और साथ ही उसने एक हथौड़ा खरीदा था, उसने एक रस्सी खरीदी थी, साथ में उसको चिली स्प्रे कहते हैं, चिली पाउडर स्प्रे खरीदा था। इतने सारे इंतजामात उसने किए थे, और इससे पहले उसने ये तय किया था कि वो इलेक्ट्रिक कटर से काट कर विष्णुप्रिया की जान लेगा। इसके लिए उसने कई वीडियोस भी देखे, बहुत सारा रिसर्च भी किया, यहां तक कि इलेक्ट्रिक कटर के लिए उसने एक बैटरी, और साथ में वो भी खरीदा था, एक चार्जर भी खरीदा था, ताकि अगर बैटरी कहीं बीच में जवाब दे जाए तो चार्जर के जरिए जो है वो उस कटर का इस्तेमाल कर सके। मगर जब उसने इसके बारे में रिसर्च किया तो उसने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक कटर जो है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कुछ कमियां हैं, हो सकता है कि कत्ल करते वक्त ये बीच में फंस जाए या काम ना आए, तो इसलिए उसने वो इरादा त्याग दिया था और फिर उसने वो डबल एज्ड चाकू तैयार किया और उस चाकू से जो है उसने मर्डर करने की प्लानिंग की। उस दिन वो पीछा कर रहा था, और पीछा करते हुए जैसे ही उसने विष्णुप्रिया को अकेले घर के अंदर जाते हुए देखा, कुछ ही देर में वो घर के अंदर पीछे से पहुंच गया और उसने विष्णुप्रिया की पर ताबड़तोड़ हमले किए चाकू और हथौड़े से, और फिर उसकी जान ली और वहां से निकल गया। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि हत्या करने के बाद भागते हुए वो एक सैलून भी पहुंचा, और उस सैलून के बाहर से उसने कुछ घुंघराले बाल जो है
जो किसी भी कस्टमर के काट कर वहाँ फेंके गए थे, उसने एक घुंघराले बालों का गुच्छा उठा लिया और अपने उस बैग में डाल लिया और डालने के बाद उस बैग को चाकू और दूसरे हथियारों के साथ अपने घर के पास ही एक कीचड़ वाली जगह पर फेंक दिया था। और वो ये चाहता था कि अगर पुलिस इस बैग को कल को रिकवर भी करे तो ये जो घुंघराले बाल हैं और जो दूसरी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं जिसका विष्णुप्रिया के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से ये कहानी जो है वो उलझ जाए और पुलिस जो है उसे सजा न दिला पाए। लेकिन पुलिस ने उसको एविडेंस के साथ पकड़ा, कन्फ्रंट किया और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने ये बैग भी बरामद किया और फाइनली जब उससे पूछताछ हुई तो उसने उन घुंघराले बालों के रहस्य के बारे में भी पुलिस को बताया और कहा कि वो पुलिस को उलझाने के लिए एक सैलून से ये घुंघराले बाल उठाकर ले आया था। तो इस तरह से पुलिस ने इस मर्डर केस को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन कन्नूर में हुए इस कत्ल की घटना ने जाहिर है पूरे केरल को जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया। केरल के लोग सकते में हैं और खासकर तब जब अब से कुछ रोज पहले ही केरल में 2 महिलाओं की हत्या की गई थी और वो हत्या जो है नरबली के इरादे से रातों रात अमीर बनने के लिए कुछ लोगों के द्वारा की गई थी और अब ये घटना हुई है जिसमें एक लड़की की हत्या की गई है उसी के जिल्टेड लवर के द्वारा। तो आज की कहानी यहीं तक और जैसा कि आप जानते हैं मैं इन कहानियों के बाद आमतौर पर आपके जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ता हूँ, कुछ आपके नाम भी पढ़ता हूँ जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन उस सिलसिले को फिलहाल मैंने अभी रोक रखा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, तो जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर होता है या कंफर्ट जोन होता है ऑफिस में काम करने का, उतनी सारी सुविधाएं तो यहाँ मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा भी रखना चाहता हूँ। तो लेकिन अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ और ये कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बेशक वो कमेंट्स दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये यकीन मानिए कि एक-एक कमेंट्स मैं पर्सनली जरूर पढ़ता हूँ और अगर उसमें मेरे लिए कुछ सुझाव जैसी बात होती है तो मैं उस पर अमल करने की भी कोशिश करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह कहानियों के साथ आप सबके सामने हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।